नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। विचार विमर्श आज होगा पाकिस्तान पर। पिछले 10 दिन में 7 बड़े हमले पाकिस्तान में हुए हैं और सबसे बड़ा हमला ट्रेन हाईजैक का था और उसके बाद एक बस को उड़ाया गया जिसमें कई सैनिक उनके हताहत हुए। अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में बड़े हमले करवा सकती है। यह अलर्ट भी जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में तमाम फोर्सेस के जो जवान हैं उन्हें अलर्ट रहने को कहा है। जितने भी प्रोटेक्टी हैं, VVIPs हैं जिनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, उनको भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। आज इसी पर बात करेंगे। अहमद अली फयाज सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। दीपक खजूरिया एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज रूम 24 आवाज, वो भी मेरे साथ हैं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं अहमद अली फयाज से। फयाज साहब, एक अलर्ट साउंड हुआ है, तमाम सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। जितने भी प्रोटेक्टी हैं उनके लिए भी सुरक्षा के गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला कर सकता है? कई बार ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान में हमले हुए तो इन्होंने इल्जाम लगाया या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी तक वो इनडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं। पहले ये डायरेक्टली इल्जाम लगाते थे कि ये कार्रवाई जो है ये इंडिया ने कर ली है। वहां पे मीडिया और जो नॉन स्टेट लोग वहां पे हैं, अभी भी वो लोग इसी किस्म का तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये जो आप जिन 10 हमलों का जिक्र किया, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को कि ये इंडिया की तरफ से किए गए हैं। और यहाँ से भी बाज़ाब्ते तौर पे इसकी कोई तरदीद यहाँ पे नहीं हो रही है। इनको ये एक तरह से ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ लोगों का ये भी अंदाजा है कि ये लोग इसको रहने ही देना चाहते हैं ताकि चलो होने दो यही इंप्रेशन कि हम वहाँ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एनीवे, ये तो तहकीकात का मसला है और कोई ऐसी एजेंसी अभी तक नहीं बनी है जो बैनुल अक़वामी मामलात की तहकीकात करे। अभी तक तो यही है कि पाकिस्तान में एक बड़ा इंसिडेंट हो गया ट्रेन को हाईजैक करने को, और ये पहली बार है कि ट्रेन को भी हाईजैक किया गया। अभी तक जहाज, बस, गाड़ियां वगैरह हाईजैक करते थे। लेकिन ये जो वाकया हुआ, इस वाकये के बाद हमारी जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यहाँ पे कंट्री में और जम्मू कश्मीर में, उनको ये इत्तला मिली है अखबारी इत्तलात के मुताबिक कि यहाँ पे हमला कर सकते हैं किसी भी जगह पे अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान हटाने के लिए। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले कई साल में ऐसा देखा गया है कि जब वहां पे कई हमले हुए तो उसके जवाब में या उसकी फॉलो अप में यहाँ पे कई जगहों पे हमले हुए, यहाँ पे मतलब इंडिया में, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में। अभी आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट जो हुआ है जिसकी वजह से ये रेड अलर्ट वहां पे आया है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, वह एक जियाउर रहमान नाम का एक शख्स था जो अबू कताल सिंघी, जिसको अबू कताल और अभी नदीम मुख्तलिफ नाम इसने रखे थे। उन मतलब कोड नेम्स के साथ ये ऑपरेट करता था लश्कर तैयबा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, राइट हैंड मैन था हाफिज सईद का। तो ये और इसका एक साथी और इनका ड्राइवर मारा गया जाहलम के करीब एक जगह पे नामालूम बंदूक बरदारों ने इन पे हमला कर लिया। तो अभी तक किसी भी एक मामले में अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से 24 लोग इस तरह से मारे गए हैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कोई ऐसा शख्स अभी तक पकड़ा नहीं गया है जो ये बताए जहां पे ये साबित हो जाए कि इन्होंने किया है। तो यहाँ पे एजेंसीज को ये लगा कि ये हमला होने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही हाई टारगेट अटैक है, ये करने के बाद यहाँ पे किसी सॉफ्ट टारगेट पे हमला हो सकता है, प्रोटेक्टेड पर्सन्स पे हमला हो सकता है। तो इस वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अबू कताल सिंघी जो शिव खोड़ी में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के गाड़ी पर हमला हुआ, उस हमले का मास्टरमाइंड, डांगरी रिजौरी में जो नए साल के ऊपर आज से 3 साल पहले जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड, अबू कताल का मारा जाना, हाफिज सईद के बारे में जो खबरें हैं कि वो भी बुरी तरह से घायल है, रावलपिंडी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और उससे पहले भी कई ऐसे लोग मारे गए जो जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लिए मोस्ट वांटेड थे। आखिर ये गनमैन, जो अननोन गनमैन वाला सिस्टम पाकिस्तान में शुरू हुआ है, ये वही तो नहीं कि अपने ही भस्मासुर अब अपनों को ही खा रहे हैं? देखिए पवन जी, बिल्कुल साफ सी बात है कि अबू कातिल का मारा जाना
जेलम के अंदर, जो कि पाकिस्तान का इलाका है, और खास तौर पे उसी इलाके में काफी एक्टिव भी थे। हाफिज सैयद का वो नेफ्यू भी था, और हाफिज सैयद लश्कर तोयबा का चीफ है। तो कहीं ना कहीं भारत में तो ये हमले करवाते रहे हैं, मगर इनके अंदर भी अब काफी सारे गुट बन चुके हैं। एक तरफ जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान में 10 दिनों में जो हमले हुए, उसमें सबसे बड़ा हमला था ट्रेन का हाईजैक होना, और उसका सीधे सीधे क्लेम किया बलूच सेपरेटिस्ट ने, जो बलूच के अलगाववादी हैं, उन्होंने ही सीधे कहा कि हमने करवाया हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि इनके अंदर ही अब काफी सारे गुट बन चुके हैं, और इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर जो ग्रुप बने हैं वही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो भारत के ऊपर उंगली उठाने की तो बात ही नहीं। पाकिस्तान तो खुद ही एक टेररिस्ट मुल्क है, और उसके अंदर जिस तरह से टेररिस्ट, अब उन्होंने पहले उन्हीं टेररिस्ट को पनाह दी, उन्हीं को हवा दी, अब वही चीज हो रही है कि वो अंदर ही उनके आतंक फैला रहे हैं। मगर जो बात हमारा मेन टॉपिक है जो चर्चा का, कि क्या जम्मू कश्मीर में जो अलर्ट साउंड किया गया है वीवीआईपीज के ऊपर, वो कितना सीरियस है, तो बिल्कुल जैसे फयाज साहब ने कहा, वो सीरियस है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान में हालात बिगड़े हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट जो आउटफिट हैं, उनके सरगना है, उनकी कोशिश रही है कि वहां से ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कुछ किया जाए। तो ऐसा वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लश्कर तोयबा हमेशा से, लश्कर तोयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, उनकी कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाने की। जितने भी बड़े हमले हुए उसमें या जैश ए मोहम्मद शामिल रहा है या लश्कर तोयबा शामिल रहा है। और 9 जून 2024 को जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय शिव खोड़ी के टूरिस्ट पे जो बस पे अटैक हुआ, उसके पीछे अबू कातिल ही था। तो अबू कातिल का मारा जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए राहत की सांस है, मगर भारत को अलर्ट रहने की भी जरूरत है। क्योंकि जब जब उनके अपने ऊपर हमले हुए हैं, उनके अपनों ने ही किए हैं, उनकी कोशिश रही है कि डिस्टर्बेंस जो है जम्मू कश्मीर में या इंडिया में फैलाई जाए। तो बिल्कुल पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसे है कि अपने ही पैदा हुए भस्मासुर अब उनको ही खाने लगे हैं। तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान उसी का एक, अगर कहा जाए तो पहले वही लोगों ने तैयार किया था, अब उनके ही आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान की सेना पर भी हमले कर रहे हैं। बीएलए जो है वो तो पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर काम कर रही है। पूरा बलोच जो इलाका है, उन इलाकों में कई बड़े हमले हुए। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। बजट विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बीच में बहुत सी और भी वीवीआईपी मीटिंग भी हैं, और इसी बीच में पाकिस्तान की तरफ से जो वहां पर उथल पुथल मची है, अंदरूनी हालात जो खराब हुए हैं, और खास करके पीओजेके के भीतर पिछले 4 दिन से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जगह जगह पर लोगों ने मोर्चा निकाला हुआ है। बिजली पानी की कमी है, खाने पीने की कमी है। तो जैसा मैंने फयाज साहब आपसे पहले पूछा कि जो पाकिस्तान का अवाम है, जो पीओजेके का अवाम है, उन लोगों को गुमराह करने के लिए, उन लोगों को यह बताने के लिए कि हम जो है कश्मीर को लेकर अभी भी उतने ही संजीदगी हमारे पास है जितनी हम पहले बातें करते थे, तो उसी के चलते ये अलर्ट भी साउंड है। तो इस समय जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, उसमें इस अलर्ट को कितना महत्वपूर्ण देखते हैं आप? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, और उसके बाद ये जो कश्मीर में होते थे, मतलब कि नॉन गुरेला अटैक्स, मतलब जिसमें पत्थरबाजी वगैरह चलती थी, वो सब के सब खत्म हो गए हैं, तकरीबन 0 पे आ चुके हैं वो। और जो ये टेररिस्ट अटैक्स वगैरह थे, ये इनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है, जिस वजह से ये लग रहा है कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, आर्मड मूवमेंट कश्मीर में, ये दम तोड़ चुकी है, ये अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर 2024 में एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। 2024 का साल पहले लोकसभा वाला इलेक्शन और उसके बाद असेंबली वाला इलेक्शन, और दोनों इलेक्शंस में बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि 1987 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्हें वोट डाले। इल्जाम तराशा नहीं हुई रिगिंग की, चोरियों की, जैसे कि पहले होता था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा वर्ल्ड इसको तस्लीम कर रहा है कि इंडिया ने यहाँ पे एक डेमोक्रेसी यहाँ पे खड़ा कर ली है, दोबारा बहाल कर ली है, मतलब 7 साल के वक्फे के बाद यहाँ पे तैयार कर ली है। अगर आप इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 2014 के बाद 10 साल के बाद ये इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं। इस वजह से ये सारी चीजें जो है, ये इनको इस एतबार, इस नजर से देखा जाता है कि ये एक डेथ नेल है
सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए। तो जरूरी है इनके लिए कि कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इनकी मैन्यूवरेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स पे मतलब काफी दबाव है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो रिक्रूटमेंट है ये ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुकी है। इस वजह से यहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इनका जो नेटवर्क है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ये कश्मीर से कहीं ज्यादा जम्मू में भी मौजूद है इनका नेटवर्क, और अगर कोई वाकया उन्हें किया भी तो मेरा अंदाजा है कि ये जम्मू में होगा, कश्मीर में शायद नहीं होगा। तो इन्फिल्ट्रेशन के भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कई महीनों में, ड्रोन से सामान भेजने की भी कुछ वाक़ात हुए हैं। इससे पहले टनल के जरिए ये लोग यहाँ मतलब आने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि जम्मू के अंदर ही कई जगहों पे इंटरसेप्ट की गई इनकी गाड़ियां और 3-3, 4-4 लोग वहां पे मारे गए। ये इसमें अब एक लंबा वक्फा आ चुका है। अब ये तासुर है कि यहाँ पे पीस है, हालांकि इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ये बता रही हैं इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कि ये बंदूक की नोक पे है, लेकिन आम लोगों को शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं है। आम लोगों का यही कहना है नहीं, ये तो एक इसमें अमन आ चुका है, अब ये कितना स्टेबल है, इसमें स्टेबिलिटी कितनी है वो देखना बाकी है। लेकिन ये जो अमन की सूरत हाल है, ये जो मतलब एक मंजर बन रहा है अमन का, ये किसी भी एतबार से पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है। ये कोई मटेरियल वारफेयर, ये फिजिकल वारफेयर नहीं है जहां पे टैंक्स और मिसाइल चलाए जाते हैं। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। तो आपने बता दिया कि ये किस तरह से मिसलीड करते हैं अपने लोगों को, वो सिलसिला जारी रहेगा। ये उनको बताते रहेंगे कि आज न कल, कर न परसों कश्मीर को हम काट लेंगे इंडिया से। ये तो बातें चलेंगी, लेकिन अब इसमें ज्यादा वजन उस वक्त जारी रहता था जब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती थी। जैसे कि 2010 में, 2016 में 100 लोग या 80 लोग मारे गए, क्लैशेस में पत्थर चले, वो सारा सिलसिला अब खत्म हो चुका है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये जो चलाने वाले लोग हैं, ये कुछ न कुछ जहां भी उनको मौका मिलेगा कुछ न कुछ मिसचीफ करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल फयाज साहब ने जैसे कहा कि कोई ना कोई कोशिश जरूर करेंगे। दीपक, आपने बहुत बार ये डिफेंस को कवर किया है, बॉर्डर का भी विजिट किया है, इन हालातों में आईवी और एलओसी इसके ऊपर कितनी सुरक्षा जरूरी है इस समय? देखिए, साफ सी बात है कि आज सुबह जम्मू में जिस तरह से एनआईए ने रेड की और उससे साथ साथ अलर्टनेस ये भी हो रही है कि अंदर कितनी सपोर्ट मिल रही है टेररिज्म को, और खास तौर पे जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसके पीछे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी पाकिस्तान में हालात बिगड़े हैं, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ी की जाए। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है और बीएसएफ अलर्ट पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी अलर्ट पर है। और दूसरी कोशिश उनकी ये होती है कि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क उनका इस समय अंदर है जम्मू कश्मीर में, उसको एक्टिवेट किया जाए, यहां पर कुछ डिस्टर्बेंस की जाए। तो अंदर और बाहर दोनों अलर्टनेस की जरूरत है। और खास तौर पर जिस तरह वीवीआईपी को अलर्ट रहने को कहा गया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोशिश ये भी होती है कि कोई बड़ा टारगेट ना किया जाए, किसी वीवीआईपी या वीआईपी को निशाना बनाया जाए। तो उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि अलर्टनेस करने की जरूरत बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हालात स्टेबल नहीं हो रहे हैं। 10 दिन में इतने अटैक हो जाना, और पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खराब है, और वहां बैठे हुए जो आतंकी हैं, जब उनको टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के गुट के लोग या उनके अंदर के लोग, तो वो कोशिश करेंगे कि इस और गड़बड़ी फैलाने की। तो अलर्टनेस बनाने की तो जरूरत है, और अलर्टनेस लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी पे नहीं, इंटीरियर में भी, अंदर भी अलर्टनेस की जरूरत है। तो बिल्कुल मैं आखिरी सवाल लूंगा अहमद अली फयाज साहब से। फयाज साहब, अलर्ट तो है, जैसा आपने पिछले सवाल में संकेत दिया कि जम्मू संभाग ही टारगेट होगा, और पिछले अगर हम 7-8 महीने जहां 1.5 साल का बकवा देखें तो जम्मू संभाग को ही ज्यादा टारगेट किया गया, वो चाहे रजौरी हो, पुंछ का बटादूरियां हो, रजौरी का केसरी हिल हो, बिलावर का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो। सबसे ज्यादा एम्बुश अटैक जो सेना पर हुए वो जम्मू संभाग में ही हुए। क्या आपको इस बार भी आशंका है कि कोई बड़ा हमला अगर होता है तो जम्मू संभाग ही टारगेट होगा? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी कुछ वाक़यात थे बिल्कुल बॉर्डर पे हुए वाक़यात जिसमें कैजुअलिटीज भी हुई। कई आपने देखा होगा, मतलब इसमें मेरे ख्याल से अखनूर के इस केरी बटल इलाके में, हाँ सरहद पे, तो कई जगहों पे ये इस किस्म के अटेम्प्ट्स हुए। लेकिन ये जो कार्रवाई करने की कोशिश करें, मैं नहीं समझता कि वो बैड टाइप की कोई एक्शन होगा। वहां पे ये कोशिश करेंगे अंदर आकर के किसी न किसी जगह पे, हो सकता है एक फिदाइन अटैक भी कर लें। हालांकि अभी तक उन्होंने वो फिदाइन अटैक्स का सिलसिला शुरू नहीं किया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जब से ये
जुलाई 99 से जो फिदाइन अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ था वो रुक चुका है कुछ साल पहले, अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और किसी भी आर्मी इंस्टॉलेशन पे या पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ये हमले कर सकते हैं। आपने देखा है यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने, चाहे वो काला चक है, चाहे वो नगरोटा है, चाहे वो उधमपुर है, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे इस किस्म के वाक़ात हुए हैं। हीरानगर में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले भी हुए हैं, कश्मीर में भी हुए हैं, लेकिन जम्मू में बिल्कुल हॉट मिलिट्री टारगेट्स पे भी यहाँ अटैक्स हुए हैं। लेकिन अभी हम इस किस्म का समा पैदा नहीं करेंगे कि खौफ फैलाएंगे लोगों में कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक मतलब इनको खदशा है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि ऐसा कर सकते हैं। जाहिर है कि इस खदशे के पीछे कोई न कोई इंटरसेप्ट, कोई न कोई हार्ड इंटेलिजेंस जरूर होगा इनके पीछे। अभी तक चूंकि ऐसा कोई बड़ा वाक़या यहाँ पे नहीं है, अभी तक जो वाक़ा गोली वोली चलने के हुए हैं वही गैंग वारफेयर के जम्मू शहर में वाक़ात हुए हैं। टेररिज्म रिलेटेड वाक़ात अभी तक पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे नहीं हुए हैं, लेकिन ये काफी अलर्ट है इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस भी। अभी देखना बाकी है कि क्या दूसरी मतलब पाकिस्तान यहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई करता है। अगर उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई की तो एक नए दौर का आगाज होगा। तो इसके जवाब में यहाँ से जाहिर है कि इंडिया भी इसके रिटेलिएशन करता है, वो देखना बाकी है। अभी तक ये है कि सरहद पे जो 2021 में जो फरवरी में जो सीज फायर रिवाइव किया गया था, तो इसको लागू किया गया था, वो अभी चल रहा है वो सीज फायर। अभी तक ये देखना बाकी है कि उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अभी तक ऐसी कोशिश नहीं हुई। हाँ, एक बार बीच में कोशिश हुई थी सीज फायर को तोड़ने की और उसका फायरिंग भी इन्होंने की थी और उसका जवाब भी भारतीय सेना ने खूब दिया था रजौरी सेक्टर में, और पाकिस्तान को नुकसान भी उठाना पड़ा था। जैसा कि विराज साहब कह रहे थे, अंदेशा है, संकेत दिख रहे हैं कि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कोई बड़ा हमला प्लान किया जा सकता है। और उसके लिए जम्मू कश्मीर में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट भी साउंड किया है। लेकिन अब देखना होगा कि हमारे सुरक्षा बलों के जवान इस अलर्ट के चलते पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी हिमाकत का किस तरह से जवाब देते हैं। और ये जाहिर है, पहले भी जितनी बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हैं, मुंह की ही खानी पड़ी है। कई बार सफल हो जाते हैं, निकल आते हैं, स्नीक इन हो जाते हैं और फिर अटैक होते हैं। तो आज का विचार विमर्श यही था कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में हमला हो सकता था। तो इसी पर आज हमारा विचार विमर्श था। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड में।